असल में इस स्कॉलरशिप की वजह से ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान में बहुत मशहूर हो गया हंगरी, और अब इस स्कॉलरशिप का कंपटीशन भी अब बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक अराउंड मेरे सिटी में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिटसन है, डेब्रिटसन में अराउंड 400 to 500 पाकिस्तानीज़ हैं। लोग किस तरह के हैं वहाँ हंगेरियन नेचर में, मिलने मिलाने में? मैं कहूँगी वहाँ पे 2 क्लासेस हैं हंगेरियन की। एक एजुकेटेड है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हो गए, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे सुपरवाइज़र बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हमेशा अगर मैं उनको बोलूँ कि मेरी कॉन्फ्रेंस है, तो ज़रूर मुझे देखने आएंगे कि सही है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पाक यूथ पल्स। और इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हम अपने यंग प्लेयर्स, यंग हीरोज़ को इनवाइट करें, उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाएं, ताकि उनके साथ के यंग प्लेयर्स, बच्चे, वो उनको देख के मोटिवेट हों और वो फोर्स ही कर सकें कि हर उस काम में जहाँ वो जाने में इंटरेस्टेड हों, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या हर्डल्स हो सकती हैं और बॉटलनेक से किस तरह निकला जाए। इसी सीरीज़ का एक और आज एपिसोड है और हमारी आज जो मेहमान हैं उनका नाम है सिद्रा शेख। और सिद्रा शेख जो है, मैं थोड़ा सा तारुफ करा लूँ कि सिद्रा शेख इज़ एन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक स्टूडेंट, और इन्होंने कराची ग्रामर स्कूल से अपना ए लेवल्स किया और उसके बाद अपनी फर्दर स्टडीज़ को परसू करने के लिए यूरोप का रुख किया। और वो अब हमें ये बताएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम हर एकेडमिक करियर और अचीवमेंट्स, ये बताएंगी कि ये ख्याल किस तरह से आया, यूरोप किस जगह कर रही हैं और क्या कर रही हैं और कितनी ड्यूरेशन का ये उनका वहाँ पे स्टे है या रहेगा। तो थैंक यू सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग दिस सीरीज़। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा जी, अब थोड़ा सा आपका मैंने तारुफ करा दिया, आप स्टार्ट लें अपने एकेडमिक उससे कि आपकी एकेडमिक जर्नी कहाँ कहाँ पे थी, कैसे थी और उसको आपने किस तरह फेस किया। जी, मैंने अपना ओ लेवल जो था वो सिटी स्कूल से किया था और मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, तो इसलिए मुझे KGS में एडमिशन मिल गया। उसके बाद मैंने कोरोना के दौरान अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया, और जब रिज़ल्ट, और उसी के दौरान मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करी थी अब्रॉड। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं बाहर पढ़ूँ जाके। तो उस दौरान मुझे ये स्कॉलरशिप मिल गई, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के नाम से। मैंने उसके लिए अप्लाई किया और मेरा नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद ये था कि आई थिंक जुलाई तक मुझे पता लग गया था कि मेरी एक्सेप्टेंस आ गई है, और फिर मैंने हंगरी का रुख कर लिया। जी, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम हंगरी की स्कॉलरशिप है। मैंने पढ़ाई बायोकेमिकल इंजीनियरिंग BSc यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिटसन से, और ये डिग्री थी 7 सेमेस्टर्स, मतलब 3.5 ईयर्स की। और इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है मुझे पूरी ट्यूशन फ़ी मैंने नहीं भरी, मुझे स्टाइपेंड भी मिलता था, मुझे रेंट अलाउंस भी मिलती थी, और मुझे मेडिकल इंश्योरेंस भी था। उसके साथ साथ ये भी था कि मैंने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल नहीं भरी। मैंने वहाँ पे जो भी इमिग्रेशन का काम कराया वो बिल्कुल इट वाज फ्री, एंड दैट्स अच्छा चलिए, हंगरी इज़ सच ए स्टेशन जहाँ हमारे पाकिस्तानी या इस मुल्क से लोग कम जाते हैं। ज़्यादा जो रुझान है बाहर जाने का वो है US, UK, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कैसा रहा आपका हंगरी का एक्सपीरियंस? आप दो साल मेरे ख्याल से आप वहाँ रह कर आई हैं। जी, मैं वहाँ पे 3 साल। जी हाँ, 3 साल आपने वहाँ। तो क्या और बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे हंगरी में हैं आपके साथ, पाकिस्तान से, किसी भी इलाके से हों लेकिन पाकिस्तान से हों? जी, और वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को लुक आफ्टर करने के लिए हमारे जो पाकिस्तान का मिशन है उसका पॉजिटिव रोल है, कैसा है? तो चलें एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। असल में इस स्कॉलरशिप की वजह से ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दरमियान में बहुत मशहूर हो गया हंगरी, और अब इस स्कॉलरशिप का कंपटीशन भी अब बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक अराउंड मेरे सिटी में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिटसन है, डेब्रिटसन में अराउंड 400 to 500 पाकिस्तानीज़ हैं। जी, और बुदापेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि वो कैपिटल है और उसमें अराउंड 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जहाँ तक बात रही कम्युनिटी की, बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारी, और बाकायदा ग्रुप्स बने हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट यूनियंस, और वो ईद सेलिब्रेट करते हैं। और एम्बेसी जो है स्पेशली वो 14 अगस्त को बुलाती है, और जब न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उनकी ओरिएंटेशन होती है, और अक्सर सी ऑफ भी होता है।
तो एम्बेसी का काफ़ी पॉजिटिव रोल है, काफ़ी सपोर्टिव है। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप बनी हुई है एम्बेसी के साथ, और अगर कोई भी मसला होता है तो आपस में स्टूडेंट्स कम्युनिकेट कर लेते हैं, या अगर हो तो एम्बेसडर खुद या उनका जो है नीचे ऑफिसर्स वो भी हमें काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं ये समझता हूँ जो हमारी बातें हुई यहाँ आने से पहले, तो मुझे लगता है कि ये आप घर से पहली मर्तबा बाहर गई, तो आप इनिशियल पहले 2 महीनों की कुछ बताएं चीज़ें कि घर से दूर रहना कैसा रहा, या कैसा एक्सपीरियंस था, या ओवरऑल बच्चों के लिए जो अपने घर बार पेरेंट्स को छोड़ के निकलते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, या उन चैलेंजेस को वो कैसे ओवरकम करते हैं? मैं कहूँगी हाँ, मेरा घर से पहली दफ़ा था जैसा आपने बोला, तो पहले तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और उस एक्साइटमेंट में मैं चली गई, और उसके बाद वहाँ जाके आपको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होता है कि कितना मुश्किल है और आपको अकेले रहना है। आपकी सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर है, चाहे वो खाने पीने की, ग्रॉसरीज़ की, और आपके फाइनेंसेस भी आपके अपने ऊपर, आपने खुद ही मैनेज करने उनको। तो मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट सेमेस्टर मेरा वन ऑफ द टफेस्ट था, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्राम्स जो होती है वहाँ पे 2 डायरेक्शंस पे चलती है। अक्सर मैं गलत ट्राम में बैठ के गलत जगह पहुँच जाती थी, और मुझे 2 घंटे लगते थे क्लास से डॉर्म वापस आने। मैं कहूँगी मेजर प्रॉब्लम जो होता है बच्चों को वो लोनलीनेस का होता है। मैं इस हिसाब से लकी थी कि मुझे डॉर्म में जगह मिली, तो डॉर्म में जो था हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी थी, और मैं दूसरा ये भी लकी थी कि हम जाते ही ना, हमारी यहाँ से बातचीत थी काफ़ी लड़कियों से जो जा रही थी डेब्रिज, तो हमारा जाते ही ना एक अच्छा सा फ्रेंड ग्रुप बन गया था, हम 5 लड़कियों का, तो हमने साथ में बहुत मस्ती की, बहुत मज़े किए। तो अच्छा, ये बताइए कि जहाँ बाहर रहने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इनमें 2 प्रोमिनेंट चैलेंजेस भी हैं, वहाँ का खाना और वहाँ का मौसम। तो ये कैसे हिट किया आपको इन दोनों चीज़ों ने? इसका क्या अरेंजमेंट था? मौसम पे तो कुछ नहीं कर सकते आप, सवाए इसके कि इंडोर रहें, लेकिन खाने वाने का क्या आपने अरेंजमेंट किया? खाने का ये था कि मैं खुद ही कुकिंग करती रही वहाँ पे, और कि बस वहाँ से आलिम और स्पार है वहाँ पे, वहाँ से ग्रोसरीज कर ली और खुद ही कुकिंग कर ली। ऑफ कोर्स कुकिंग अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन मिल बांध के जो भी खा लिया, मिल मतलब हम फ्रेंड्स के साथ ही खाते थे फर्स्ट मंथ में। लोग किस तरह के हैं वहाँ हंगेरियन, नेचर में मिलने मिलाने में? मैं कहूँगी वहाँ पे 2 क्लासेस हैं हंगेरियन की। एक एजुकेटेड है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर हो गए, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे सुपरवाइज़र बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। हमेशा अगर मैं उनको बोलूँ कि मेरी कॉन्फ्रेंस है तो ज़रूर मुझे देखने आएंगे कि सही है। बाकी हाँ, जो लोअर क्लास है, जो मतलब अनएजुकेटेड है, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे लोग ऐसे जो हाई स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी डिप्लोमा नहीं करते, स्पेशली वहाँ के रोमा लोग जो हैं, तो वो जो है वो मैं कहूँगी कि थोड़े वो है टफ टू डील, रूड है। लेकिन हाँ, बहुत कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे हर जगह होता है, कुछ लोग आपको सही कहा आपने। सिद्रा, आप जिस डिसिप्लिन में कर रही हैं, अपनी ग्रेजुएशन या कर चुकी हैं, एक तो वो बताएं कि वो डिसिप्लिन क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं, और दूसरा ये बताएं कि इस डिसिप्लिन से अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं मिलने वाली। अच्छा, मेरा डिसिप्लिन था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, तो ये काफ़ी वाइड किस्म की फील्ड कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग आ जाते हो। जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन विद ई कोलाई इसके अंदर आती है, वाइन प्रोडक्शन हमें इन्होंने बहुत सिखाई, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है लेकिन उनको में ज़रूर है। फार्मास्यूटिकल साइंसेस सारी आ जाती है, ड्रग डिस्कवरी इसके अंदर आ जाती है, और आप साथ साथ इसमें केमिकल इंजीनियरिंग में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना, पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है आपके इंटरेस्ट के मुताबिक। जैसे मेरा इंटरेस्ट है बायोथेरेपीज़ में रिसर्च करना, तो उसमें स्पेशली यूरोप में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है इस बारे में, जैसे स्टेम सेल्स, रीजनरेटिव मेडिसिन हो जाता है। जैसे मेरी पर्सनल थीसिस थी बैक्टीरियोफेजेस के बारे में, तो बैक्टीरियोफेजेस इज़ नो वे बायोथेरेपी होता है, तो वो बहुत सारी रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल रिसर्च में अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी है जो कि नई नई मेडिसिन बनाती है। उसके अलावा एवरीबडी फाइंड्स देयर ओन। चलिए, अगर वहाँ से आप खैरियत से कंप्लीट करके आ रही हैं, आ चुकी हैं मेरा ख्याल है, तो क्या आप फोर्सी कर रही हैं कि अगर पाकिस्तान में किस तरह के इदारे ठीक रहेंगे आपको काम करने के लिए? आई थिंक मुझे इतना यहाँ पे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने अपना बैचलर्स बाहर से किया, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे रिसर्च कैसे चल रही है, और मैंने कभी आज तक नहीं देखा। लेकिन मैं कहूँगी आई थिंक रिसर्च यहाँ पे होती है, और बट आई नीड टू सर्च अबाउट इट। के लेकिन कितना फ़र्क देखा आपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में पाकिस्तान को देखते हुए और हंगरी में? डेफिनेटली आपकी A लेवल्स तक जहाँ आपने किया है वो तो कराची ग्रामर स्कूल इज़ अ ब्रांड,
और एक अच्छी जगह, बहुत अच्छी जगह पे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर आप चली गई। तो कैसा देखती हैं पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर को और वहाँ की एजुकेशन को? मैं कहूँगी कि वहाँ पे आइडियोलॉजी का बहुत फ़र्क है। वहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप क्लास आओ, आप टीचर से बात करो। वहाँ पे इट्स योर ओन चॉइस टू गो एंड स्टडी। यहाँ पे ये होता है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको इतनी अटेंडेंस चाहिए, आपको ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। वहाँ पे यू चूज़ योर ओन थिंग कि आपको पढ़ना है आप पढ़ो, आपको प्रोफेसर से आके बात करनी है, यू कैन, आपको अपनी टीचर्स खुद सेलेक्ट करनी होती है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो बच्चे नहीं करना चाहते वो नहीं करते। एग्जैक्टली। अच्छा, अब यंग बच्चों के लिए जो आपसे कुछ साल पीछे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज या क्या कहना चाहेंगी कि अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी यूरोप में किसी भी मुल्क की मिलती है तो उनको क्या करना चाहिए? आना चाहिए, पढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। स्पेशली मैं गर्ल्स को कहूँगी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप बहुत कुछ सीखते हो इसमें, ना सिर्फ एकेडमिकली लेकिन पर्सनली भी आप बहुत कुछ सीखते हो। और बस मेरा यही मैसेज होगा कि आप ज़रूर जाओ, लेकिन आप अपना कल्चर और अपना टीचिंग्स ना भूलो। वैल्यूज़ अपने मेंटेन, अपने वैल्यूज़ आप ज़रूर मेंटेन रखो। ठीक है। अच्छा, चलिए एक बात ये बताइए कि आपका जो पीरियड था कराची ग्रामर स्कूल में, वो कैसा था? वो काफ़ी मैं कहूँगी कोरोना की वजह से बहुत इंटरप्टेड रहा। हाँ। जी, मैं सिर्फ 6 या 8 महीने गई, उसके बाद कोरोना आ गया और हमने ऑनलाइन ही कंप्लीट किया। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी उनकी अच्छी फैकल्टी है और वो ऑनलाइन भी हमने बहुत अच्छा पढ़ा। तो आई डिडंट नीड द फील्ड फॉर ट्यूशन। केजीएस से पहले की स्कूलिंग कहाँ से थी आपकी? सिटी स्कूल। सिटी स्कूल कराची। ठीक हो गया। तो अब ये बताइए कि आने वाले दिनों में आपके क्या प्लान्स हैं? क्या बस एक ग्रेजुएशन करके आप बैठ जाएंगी या आप चाहती हैं कि मैं मास्टर्स डिग्री कर लूं और अपने करियर को उसी लाइन पे परसू करूं? तो क्या आपके आगे? जी, मेरे प्लान्स है कि मैं मास्टर्स डिग्री करूं और मैंने काफ़ी जगह अप्लाई भी किया है। अब देखते हैं आगे क्या नसीब में है। और मेरा यही प्लान है कि मैं आगे बायोथेरेपीज़ और रिसर्च की तरफ जाऊं और फिर आगे फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि आपके पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में। सिबलिंग्स कितने हैं आपके और आपका उसमें कौन सा नंबर है? एक तो ये, और दूसरा पेरेंट्स और आपकी रिलेशनशिप के बारे में। हाउ फ्रेंडली यू आर ईच अदर विद ईच अदर इंक्लूडिंग सिबलिंग्स? मेरा जो है, मैं मिडिल चाइल्ड हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है और हम बहुत फ्रेंडली हैं आपस में। मेरे अबू और अम्मी भी, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आई थिंक उनका ट्रस्ट ही था जो उन्होंने मुझे इतनी यंग एज पे, आई वाज 19 मैंने लेफ्ट, तो उन्होंने मुझे इतनी यंग एज पे जाने दिया अकेले। आई थिंक उनका ट्रस्ट था, उन्होंने मुझसे ट्रस्ट किया इतना, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और हमारा बहुत ही लाइक फ्रेंडली और सारी बातें हो जाती हैं अबू अम्मी से जो आप करनी चाहिए, और हाउ पॉजिटिवली दे रिस्पॉन्ड, मतलब जो मांगती है मिल जाता है? ऑफ कोर्स, अगर डिमांड जो है वो मेक सेंस करे उनको तो मिल जाता है, क्यों नहीं। जैसे मैंने उनसे बोला कि मुझे बाहर जाना है और उनको समझ आई और उन्होंने बोला कि स्कॉलरशिप मिली है तो क्यों ना, उन्होंने मुझे भेज दिया भले, और बहुत सपोर्ट के साथ भेजा। और वहाँ पे भी मैं घंटा घंटा बात करती थी। जो मेरी रूममेट थी वो कहती थी आज तुम्हारी अम्मी से बात नहीं हुई क्या? अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आप जब कभी बीच में आई पाकिस्तान तो आपने यहाँ से अपनी अम्मी से बहुत सारा खाना बनवाया और साथ ले गई और वहाँ खुद भी खाया और अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाया, ऐसा होता था? हाँ, ऐसा ज़रूर होता था। वो खाना कितने दिन चलता था? वो खाना ऐसे होता था कि अगर फ्रेंड्स हो साथ तो ऑफ कोर्स हम खा तो लेते थे साथ, लेकिन कम दिन चलता था। लेकिन मैं उसको नरेशन करके चलाती थी। जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे स्पेशली, तो फिर मैं उसको फ्रीज़र से निकालती थी। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते थे तो फिर मैं अपना खुद कुकिंग करती थी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वालदा जो है वो हाउसवाइफ हैं या काम करती हैं, और वालिद साहब क्या करते हैं? जी, मेरी जो वालदा हैं वो वर्किंग वुमेन है, वो इंग्लिश पढ़ाती हैं। और मेरे जो फादर है वो साइकियाट्रिस्ट हैं। गुड, माशाल्लाह। तो चले सिद्रा, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी सिंगल एंडेवर इन लाइफ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप जैसे बच्चों के लिए। अल्लाह ताला उनके काम आसान करे, उनको ज़िंदगी में उनके उस मकाम पे पहुंचाए जहां का उन्होंने ख्वाब देखा। आप यंग बच्चे जो हैं वो इस मुल्क का एक फ्यूचर हैं। ये कही जाती है लेकिन मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये यंग बच्चे, हमारे पढ़े लिखे बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हमारे इस मुल्क का फ्यूचर हैं। और कोई ऐसा काम हम ना करें कहीं भी जिससे इस मुल्क की रेपुटेशन को कोई नुकसान हो। इस वक्त सख्त ज़रूरत है कि जब हम हर जगह पाकिस्तान की इमेज को
ख़राब कर रहे होते हैं अपनी सिंगल एक्शन की वजह से, वहाँ ज़रूरत है कि वो बच्चे जो बाहर हैं वो इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, एक अच्छा एक्सपोजर दें उन मुल्कों में, बिकॉज़ हर वो बच्चा जो मुल्क से बाहर है वो पाकिस्तान का एम्बेसडर है। आपको देखते हुए आपके बारे में और आपके मुल्क के बारे में एक इम्प्रेशन लिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Thank you for थैंक inviting यू me. थैंक यू। Thank you.